वेलकम बैक गाइस जो कि पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और नमस्कार सलाम उन सभी दोस्तों को जो कि पहली बार इस चैनल पे ये वीडियो को देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी पी ब्लॉक की एनसीईआरटी बेस्ड पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है और हमने इसके पहले हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को भी लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो लास्ट ग्रुप होगा पी ब्लॉक का, यानी कि नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज वाला टॉपिक आज करेंगे और इस तरीके से अपना पी ब्लॉक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आर यू रेडी फॉर द पॉडकास्ट? तो तैयार हो जाइए अपने हेडफोन्स और ईयरफोन्स के साथ। तो फिर अपन जल्दी से शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट। नोबल गैसेस को अपन इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इसका एक और नाम है इनर्ट गैसेस। इनर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है तो अपनी रिएक्शंस में इनर्ट बिहेवियर शो करती हैं, ज़्यादा रिएक्शंस करती नहीं हैं, इस वजह से इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। तो जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं उनको अपन कहते हैं इनर्ट गैसेस। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और ओर्गेनोजॉन होते हैं। ये सारे के सारे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गैसेस होती हैं और ये केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं। ये अनरिएक्टिव होती हैं, इस वजह से बहुत कम कंपाउंड्स बनाती हैं और इसी वजह से इनको नोबल गैसेस का नाम मिला है। ये सारी की सारी जो गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट रेडॉन एंड ओर्गेनोजॉन। जो एटमॉस्फेरिक एबेंडेंस है ड्राई एयर में वो लगभग 1% होता है बाय वॉल्यूम, और इसमें भी आर्गन जो है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट होती है। हीलियम और कभी कभी नियोन भी मिनरल्स में पाई जाती है और वो मिनरल्स रेडियो एक्टिव ओरिजिन के होते हैं। फॉर एग्जांपल पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लीवाइट। जो मेन कमर्शियल सोर्स है हीलियम का वो नेचुरल गैस है। जीनॉन और रेडॉन जो है वो रेयरेस्ट एलिमेंट्स हैं ग्रुप के। रेडॉन को अपन डीके प्रोडक्ट की तरह मिलता है अपने को। जब अपन रेडियम का डीके करते हैं तो उससे अपने को रेडॉन जो है वो डीके प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। ओर्गेनोजॉन जो है उसको सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया गया है बाय कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम एटम्स विथ कैल्शियम आयंस, यानी कि कैलिफोर्नियम एटम को अपन कैल्शियम आयंस के साथ कोलाइड करते हैं तो अपने को ओर्गेनोजॉन मिलता है और इसमें 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं। ओर्गेनोजॉन की जो केमिस्ट्री है वो ज़्यादा अपन पढ़ नहीं पाए हैं क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ ही होती है तो वो इसको बहुत स्मॉल अमाउंट में ही प्रिपेयर किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 0.7 मिली सेकेंड्स होती है। तो फिर इसकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस की अगर बात करें तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2NP6 एक्सेप्ट फॉर हीलियम, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो सिर्फ 1H2 होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है और इस वजह से ये बहुत हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी शो करते हैं। एटॉमिक रेडियाई में ये रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़ती चली जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर एक पीरियड में जो नोबल गैस का साइज होता है वो लार्जेस्ट होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें तो इनकी लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। जैसा कि आपने हैलोजन वाले पॉडकास्ट में देखा था कि हैलोजन्स की लार्जली नेगेटिव वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, उसी तरीके से इनकी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, जस्ट उल्टा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो सारी की सारी नोबल गैसेस जो हैं वो मोनो एटॉमिक होती हैं, कलरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं और ओडरलेस होती हैं। ये वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होती हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम रहता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम रहने का कारण ये है क्योंकि इसमें सिर्फ एकमात्र जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है वो वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं और इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम है ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस। आप जितने भी सब्सटेंसेस को जानते हैं उनमें सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हीलियम का है, दैट इज 4.2 केल्विन। इसकी एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूज करने की, और ये बहुत मतलब लेबोरेटरी में जो अपन कॉमनली यूज मटेरियल्स होते हैं जैसे कि रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, तो उससे ये डिफ्यूज कर जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो नोबल गैसेस जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, और फिर भी कुछ लोगों में थोड़ा सा कीड़ा होता है ना कि हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ऐसे ही एक अपने पास साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बार्टलेट। तो उन्होंने मार्च 1962 में कुछ कंपाउंड बनाने की कोशिश की और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नोबल गैसेस की भी कुछ रिएक्शन हो सकती हैं। पहले उन्होंने एक रेड कंपाउंड बनाया जिसका फॉर्मूला था O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव, यानी कि O2 जो था वो पॉजिटिव कैटायन के फॉर्म में था और PTF6 नेगेटिव जो है वो एनायन के फॉर्म में था। तो उन्होंने जब इसको कंपाउंड को बनाया O2PTF6 को, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की वो लगभग आइडेंटिकल थी जीनॉन के साथ। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वो 1175 किलो जूल होती है पर मोल, और जीनॉन की 1170 किलो जूल पर मोल होती है, यानी कि लगभग बराबर। तो उन्होंने थोड़े से एफर्ट्स डाले और सेम टाइप का कंपाउंड बनाने की कोशिश की, तो उनको सफलता मिली और उन्होंने एक और कंपाउंड बना लिया जिसका फॉर्मूला था ExePTF6। यहाँ पे Exe पॉजिटिव आयन था और PTF6 अगेन नेगेटिव आयन था, और सेम टाइप का ये कंपाउंड बना था और इसका कलर भी रेड ही था। तो इस तरीके से उन्होंने मिक्स किया PTF6 और जीनॉन को और उनको ये कंपाउंड मिल गया। इस डिस्कवरी के बाद बहुत सारे जीनन के कंपाउंड्स बने और ज़्यादातर जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ही बने, जैसे कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन।
तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया गया। और अगर बात करें आप क्रिप्टॉन की, तो कंपाउंड्स जो हैं क्रिप्टॉन के वो बहुत कम पाए गए हैं, केवल डाईफ्लोराइड यानी कि KrF2 की ही स्टडी डिटेल में की जा चुकी है। रेडॉन की अगर बात करें तो उसका कोई भी कंपाउंड अभी तक आइसोलेट नहीं हुआ है, हालांकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है रेडियो ट्रेसर टेक्निक से। रेडियो ट्रेसर टेक्निक से रेडॉन का डाईफ्लोराइड यानी कि RnF2 के बारे में आइडेंटिफिकेशन हो गया है। बाकी मेंबर्स की अगर बात करें तो हीलियम, नियोन और आर्गन का अभी तक कोई भी कंपाउंड नहीं जाना जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जीनॉन और फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। जीनॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ मिलकर के 3 प्रकार के बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है, XeF6, XeF4 और XeF2। ये डायरेक्ट रिएक्शंस होती हैं, इन दोनों एलिमेंट्स की डायरेक्ट रिएक्शंस होती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को अलग अलग रखते हुए अपन अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स बना सकते हैं। अगर आपने जीनॉन और फ्लोरीन की रिएक्शन कराई और जीनॉन को एक्सेस में ले लिया तो आपको XeF2 मिलेगा। अगर आपने 1:5 में जीनॉन और फ्लोरीन को लिया रिस्पेक्टिवली तो आपको XeF4 मिलेगा। और अगर आपने 1:20 रेशियो में लिया जीनॉन और फ्लोरीन को तो आपको XeF6 मिलेगा। ये तीनों ही सॉलिड होंगे, यानी कि XeF2, XeF4 और XeF6 तीनों ही सॉलिड होंगे। जो XeF6 है उसको आप XeF4 और O2F2 के इंटरेक्शंस के द्वारा भी बना सकते हो। XeF2, XeF4 और XeF6 जो हैं ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और ये 298 केल्विन में यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में रेडली सब्लाइम कर जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं और अगर थोड़ा सा भी ट्रेसेस ऑफ वाटर भी आ गया तो ये बहुत ही रेडली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो XeF2 है वो हाइड्रोलाइज होकर के जीनॉन, HF और O2 देता है। जो ये 3 जीनॉन के फ्लोराइड्स हैं इनका अगर अपने को स्ट्रक्चर जानना है तो अपन VSEPR थ्योरी से बहुत ही ईजिली इनको डिड्यूस कर सकते हैं। जो XeF2 होता है वो लीनियर होता है, XeF4 अपना स्क्वायर प्लेनर होता है और XeF6 जो है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। अपन केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं कि जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें 6 बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है, यानी कि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और इस वजह से ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप कहलाता है। और ये तीनों के तीनों जो मैंने आपको फॉर्म्स बताए हैं, लीनियर, स्क्वायर प्लेनर और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये गैस फेज में देखे जाते हैं। जीनॉन के जो फ्लोराइड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स के साथ। फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो कैटाइनिक स्पीशीज बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने XeF2 की रिएक्शन PF5 के साथ कराई जो कि एक फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है तो वो PF6 नेगेटिव बनेगा और XeF पॉजिटिव यानी कि कैटाइनिक स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। अगर जीनॉन फ्लोराइड्स की रिएक्शन मैंने फ्लोराइड आयन डोनर्स के साथ कराई तो वो फ्लोरो एनायंस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल XeF6 की रिएक्शन मैंने किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ करा दी तो M+ और XeF7 नेगेटिव यानी कि एनायनिक स्पीशीज बनेगा, फ्लोरो एनायन। यहाँ पे मेटल बेटर होगा अगर आप ग्रुप 1 का मेटल लें, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। बात अगर कर लें जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स की तो XeF4 और XeF6 की हाइड्रोलिसिस जब होती है वाटर के साथ तो वो XeO3 देता है। ये जो अपना XeO3 होता है ये पिरामिडल शेप का होता है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर आपने XeF6 की पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करी है ना, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करिए तो वो ऑक्सीफ्लोराइड्स देगा। ऑक्सीफ्लोराइड्स अगर आपने 1 मोल वाटर के साथ XeF6 की हाइड्रोलाइसिस करी है तो आपको XeOF4 मिलेगा जो कि आपका होता है स्क्वायर पिरामिडल शेप का। और अगर आपने 2 मोल वाटर के साथ रिएक्शन कराई है तो आपको मिलेगा XeO2F2। तो ये अपनी हाइड्रोलिसिस भी हो गई जीनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स की। फिर XeO3 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। XeO3 जो है वो कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है, यानी कि कलरलेस होता है, एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है, पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसका। जो XeOF4 है वो कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होता है। अब आते हैं इनके यूजेस में। यूजेस जो हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम इनके यूजेस से क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको अपन को ध्यान से देखना है। हीलियम जो है वो एक नॉन इन्फ्लामेबल और लाइट गैस है, बहुत लाइट गैस है, इसलिए इसको बैलून्स को फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो लिक्विड हीलियम है वो क्रायोजेनिक एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लो टेम्परेचर में। इसको पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो कि एक एसेंशियल पार्ट होता है मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स का और MRI सिस्टम्स का। अपन NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ होते हैं। इसको डाइल्यूएंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ इसको डाइल्यूएंट की तरह यूज़ किया जाता है इन मॉडर्न डाइविंग अपरेटस, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड में बहुत कम होती है ना। तो बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड इट इज़ यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग अपरेटस।
अब नियोन का यूज़ देखते हैं। नियोन को डिस्चार्ज ट्यूब्स में यूज़ किया जाता है और फ्लोरेसेंट बल्ब्स में यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले के लिए। नियोन बल्ब्स को बोटेनिकल गार्डन्स और ग्रीन हाउसेस में भी यूज़ किया जाता है। आर्गन जो है वो मेनली इनर्ट एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है हाई टेम्परेचर में, जब भी कोई अपन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब अपन आर्क वेल्डिंग करते हैं मेटल्स की या फिर एलॉयज़ की। और इलेक्ट्रिक बल्ब्स की फिलिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल लैब में भी यूज़ किया जाता है, इसको लैब में भी यूज़ किया जाता है कुछ ऐसे सब्सटेंस को हैंडल करने के लिए जो कि एयर सेंसिटिव होते हैं। जीनोन और क्रिप्टॉन का कोई सिग्निफिकेंट यूज़ है नहीं, पर उनको भी लाइट बल्ब्स में और स्पेशल पर्पसेस के लिए डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपना अभी तक का सबसे शॉर्ट पॉडकास्ट था, सिर्फ 12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 11-12 मिनट में। तो चलते चलते बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि यार पूरा का पूरा पी ब्लॉक अवेलेबल है अब तो सारा का सारा आप पॉडकास्ट के थ्रू रिवाइज कर सकते हो और लगे रहो। इनर्ट गैसेस के बारे में अपन ने पढ़ लिया, पूरा पॉडकास्ट अपना ख़त्म हो गया है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर देना बिल्कुल मत भूलना। शेयरिंग ज़रूर करना दूसरों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।